Good afternoon to all of you, my dear students. Today, I am going to discuss about the determinants of demand for education. MA 4th सेमेस्टर के पेपर में जो कि सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट जो पेपर है उसका एक टॉपिक है कि शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो मांग होती है उसको कौन से फैक्टर्स निर्धारित करते हैं, कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं जो उन्हें निर्धारित करती हैं और किनसे वो प्रभावित होते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो शोध है, जो रिसर्च है, उसके द्वारा अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स विच डिमांड फॉर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा ही रेलिवेंट है और इसमें निरंतर नए शोध और नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करके जिस तरह से निरंतर इसमें परिवर्तन होता जाता है तो उसको भी मेजर करना मुझे लगता है कि अभी बहुत हद तक बाकी है। बट जितना तक हो चुका है, जो उसके अभी तक जो हमने एक स्टडी किया है उसके आधार पे, कुछ रिसर्च पेपर्स के आधार पे मैं आपको ये बताऊंगा कि एजुकेशन की जो डिमांड होती है उसको कौन से फैक्टर्स डिटरमिनेट करते हैं। आज हम देखेंगे कि डिमांड फॉर एजुकेशन को कौन से एलिमेंट्स डिटरमिनेट करते हैं। वास्तव में शिक्षा को या शिक्षा की मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम मुख्य रूप से 4 प्रमुख दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ओके? पहला, किसी इंडिविजुअल के लिए, दूसरा किसी परिवार के लिए, तीसरा किसी सोसाइटी के लिए और चौथा किसी स्कूल के लिए। और यह चारों ही तत्व इस बात पर जोर देते हैं कि डिमांड फॉर एजुकेशन डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑपरेटेड बाय दिस यूनिट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ हाउस होल्ड डिमांड फॉर एजुकेशन। अर्थात कि जो ये प्रमुख हमने जो 4 एलिमेंट्स की चर्चा की, यही हाउस होल्ड डिमांड फॉर एजुकेशन के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, आइए दूसरे स्लाइड से इसको समझते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिमांड फॉर एजुकेशन, अ सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच इन डिमांड analysis. We investigate the choices that individuals make between the goods and services that are available to them in the market at a given price level. डिमांड फॉर एजुकेशन के लिए जो कंसेप्ट है वह मुख्य रूप से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो कारक हैं उनसे जुड़ा हुआ यह एक संकल्पना है। और एक सत्य यह भी है कि इस दिशा में अभी बहुत से शोध होने चाहिए। देखिए, जब हम डिमांड को एनालाइज करते हैं तो किसी व्यक्ति के लिए एक दिए हुए कीमत पर वस्तु तथा सेवाओं की आप अवेलेबिलिटी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा ही है, तो आप डिमांड को जब एनालाइज करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए एक दिए हुए निश्चित कीमत पर वस्तु तथा सेवाओं की कितनी उपलब्धता उस पर्टिकुलर टाइम में है। ठीक, अब डिमांड जो होता है वह किसी कमोडिटी के प्राइस के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए जो
डिमांड की जाएगी जिस क्वांटिटी की, तो उसको हम कुछ निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं, जिसको हम आगे अपने स्लाइड्स में देखेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड एजुकेशन के लिए होगी, उसको हम कुछ इन प्रमुख आधारों पे देख सकते हैं। पहला कि द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन एन इंडिविजुअल हैज एक्वायर्ड, यानी कि एक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई वर्षों की आवश्यकता होती है, और इसे हम नंबर ऑफ ईयर में मेजर कर सकते हैं। कौन सा नंबर होगा? वह नंबर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। ठीक। दूसरा हो सकता है ये कि कोई भी बच्चा जब किसी स्कूल में एनरोल्ड है या नहीं है, अर्थात जब उसका नाम उस स्कूल में लिखवाया गया है या नहीं, तो इसे हम एनरोलमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ओके, दिस एस्पेक्ट इज नोन एज द एनरोलमेंट इंडेक्स। इस जो वेरिएंट है, अर्थात जिस चर पर यह निर्भर करता है, उसको हम कहते हैं एनरोलमेंट रेशियो। ठीक। अब एनरोलमेंट रेशियो में हम करते क्या हैं? या मेजर करते हैं कि कितने बच्चे एज अ परसेंट स्कूल में एनरोल्ड हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, ये नए टर्म्स आप सुन रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। एनरोलमेंट इंडेक्स की बात की गई है। और तीसरा जो है वो है कि किसी बच्चे का स्कूल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। इसे हम स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट तथा अन्य बहुत से फैक्टर्स के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। तो यहां हमने ये जो जाना कि कौन से वो मुख्य रूप से फॉर्म्स हैं जिसमें आप एजुकेशन के लिए डिमांड करते हो। ओके, देखिए, जो प्राइस ऑफ एजुकेशन है, as far as the price of education is concerned, there are two kinds of price: supply price and demand price. तो अन्य बातों की तरह, अर्थशास्त्र की तरह आपने जो सिद्धांत पहले देखे हैं कि जो प्राइस ऑफ एजुकेशन है वो भी दो प्रकार के प्राइस से जुड़ा होगा। एक सप्लाई प्राइस और दूसरा क्या होगा? डिमांड प्राइस। ओके। जो सप्लाई प्राइस है वह प्राइस होगा जिस पर एजुकेशन की सप्लाई लोगों को की जा सकती है। माइंडेड, लेकिन कि यहां पर हम यह मान लेते हैं कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन की सप्लाई करते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहां पे यह मान लेना होगा कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही प्रकार के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वह एजुकेशन की सप्लाई को करते हैं। तो दोनों को कंसिडर किया गया है इसमें। ये सप्लाई प्राइस होगा। और डिमांड प्राइस क्या होगा? डिमांड प्राइस वह प्राइस होगा जिस पर जो कंज्यूमर होगा वह शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होगा, यानी विलिंगनेस टू ऑब्टेन एजुकेशन उसके अंदर होगा। और सप्लाई प्राइस और डिमांड प्राइस जहां पर मिलेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वहां हम क्या देखेंगे? दैट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। वही वो संतुलन की अवस्था होगी। देखिए,
यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा है। चार्ट्स, ये चार्ट में आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की लागत है, जो शिक्षा की लागत है, उसको इस चार्ट में दिखाया गया। ये समझते हैं। देखिए, टोटल कॉस्ट एजुकेशन की क्या है। यह 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट भी 2 भागों में सब डिवाइड है। यानी कि जो एजुकेशन की जो प्रत्यक्ष लागत होती है, उसमें एक पोर्शन तो वो होता है जिसमें आप स्कूल फीस, एग्जामिनेशन फीस, ये सब स्कूल के डायरेक्ट एवज में आप खर्च करते हो। और दूसरा अदर एक्सपेंसेस है, इसमें ट्रेवल कॉस्ट, यानी आप जो आते जाते हैं स्कूल में उसकी लागत, प्राइवेट ट्यूशन आप अलग से रखते हो उसकी कॉस्ट, बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस, रहने के लिए, खाने पीने, तो ये सारे जो हैं एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट था वो क्या था, इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्रत्यक्ष लागत। अब देखिए यहां ये समझने वाली बात है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट एजुकेशन का क्या हो सकता है। देखिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट वास्तव में जो होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ही इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे आप परिचित हैं। अवसर लागत, यानी कि वो अगर उस कार्य में ए वर्क में अगर उसको यूज ना करके बी में किया गया होता तो ये उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। जो उसने बी में ना जा करके ए के लिए, ए वर्क के लिए कार्य कर रहा है, तो ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जानते हैं, जो पहले आपने पढ़े हैं। वास्तव में एजुकेशन का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है वो क्या है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होता है। और इसे ही रियल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की वास्तविक लागत भी कहा गया है। ठीक है। यानी बच्चे जो स्कूल में जिस टाइम पे एजुकेशन को अवेल कर रहे हैं, उस समय अगर वो शिक्षा ना प्राप्त करते तो उस समय वो कुछ पूर्व निश्चित आय, कुछ फॉरगॉन इनकम उनको हुआ होता, और वो इनकम क्या कहलाएगा, उस एजुकेशन का वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसे ही रियल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कहा गया है। ओके। सिहान ने 1973 में अपनी एक किताब लिखी थी, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, और उसमें उन्होंने यह कहा कि एजुकेशन के 2 प्रकार के कॉस्ट होते हैं। एक तो वह जो उनकी फीस, किताबें और अन्य सामग्रियों पर खर्च की जाती हैं, इसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, जैसा हमने पहले भी देखा एक चार्ट के माध्यम से। लेकिन एजुकेशन का जो अर्निंग फॉरगॉन अमाउंट होगा, यानी जो आय, अगर वो स्टूडेंट्स एजुकेशन ना प्राप्त करके किसी और माध्यम से जो इनकम अर्न किए होते, तो अर्निंग फॉरगॉन अमाउंट जो होगा वह एजुकेशन का इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, और इसे हम रियल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो सिहान ने भी ये बात कही। ठीक है। अब देखिए, एजुकेशन की जो इंडिविजुअल जब डिमांड की बात आती है, तो हॉर्नक्विस्ट नामक अर्थशास्त्री ने 1978 में एजुकेशन के इंडिविजुअल डिमांड का मूल्यांकन करते हुए इस बात को रखा कि एजुकेशन का जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है
और दूसरा जो एक अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है, यह दोनों ही मिल करके एजुकेशन के बारे में एक रेशनल डिसीजन देने का कार्य करते हैं। रेशनल डिसीजन यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एजुकेशन के संबंध में देने का ये दोनों ही कास्ट मिलकर के कार्य करते हैं। मैकडोनाल्ड ने 1988 में इसी बात को अपने रिव्यू डिमांड फॉर एजुकेशन नामक अपने जो उन्होंने स्टडी किया था, उस रिव्यू में इसी बात को रेखांकित किया। और पियर्सन ने तो एक कदम आगे बढ़ करके यह कहा कि स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त करते समय, जब वो एजुकेशन बच्चे स्टूडेंट्स प्राप्त करते हैं, तो उस समय वह न केवल पूर्व निश्चित आय का त्याग करते हैं, बल्कि अपने लेजर टाइम पीरियड का भी वो त्याग करते हैं। यानी अपॉर्चुनिटी कास्ट में उन्होंने लेजर टाइम पीरियड को भी ऐड कर दिया। ओके, तो जो ये स्टडीज हैं, इनके आधार पे हम देखते हैं कि चिल्ड्रंस डिमांड फॉर जो एजुकेशन होता है, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों की भूमिका, जो रोल है, वो कितना बड़ा है। एंड नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट, बट आगे चल करके ये कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या टेक्निकल जिस तरह का भी आप एजुकेशन देखेंगे, ये कॉस्ट का नेचर पाया जाएगा। देखिए, भारत यानी कि हमारे देश के संबंध में जो स्टडी हुई है, उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है साकरपुलस एंड वुडहॉल 1985 का इनका देखिए स्टडी है, जिसमें इस स्टडी में इन्होंने यह बताया है, और वास्तव में भारत के विषय में यह पाया कि हमारे यहाँ बहुत से गरीब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेज पाते हैं क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यह एक आपके अगल बगल या आप अपने उसमें भी देख सकते हैं कि बहुत से भी बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं हमारे देश में। तो उसका मेजर फैक्टर क्या है कि वो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ जो एजुकेशन है, उसी कॉस्ट को जो है एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो गार्जियंस होते हैं उनके, जो पेरेंट्स होते हैं उनके। और इसी तरह का एक और अध्ययन जब किया गया, तो उसमें भी यह पाया गया कि जो बच्चों की फीस है, उसके अलावा जो बाकी अन्य कास्ट हैं, जो लागतें हैं, उसका बोझ गरीब माँ बाप पर उससे कहीं अधिक पड़ता है। ओके, जब आप अन्य की बात कर रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे हम प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन का जो दोनों जो प्रकार के जो एक्सपेंडिचर हैं, उसके आधार पर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वो कितना बटा हुआ है। ठीक है, शिक्षा का पूंजीकरण, आप इससे वाकिफ हैं कि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो प्राइवेटाइजेशन के साथ ही साथ बहुत सी चुनौतियां भी आई हैं। और हम अगर इसको देखें तो कह सकते हैं कि जो लोअर क्लास है, जो पुअर क्लास है, वो जो प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, उसको तो अफोर्ड करने में बिल्कुल ही अक्षम है, क्योंकि वो कास्ट बहुत अधिक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए पब्लिक जो सेक्टर है, उसके आधार पे ही पुअर क्लासेस के लिए जो एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, वो प्रोवाइड हो रहा है, उसके आधार पर ही थोड़ा बहुत उनको एजुकेशन प्राप्त हो रहा है। लेकिन केवल उसके आधार पे काम
नहीं चल पाता, और वास्तव में वो जो थोड़ी बहुत फीस है उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो आपने जो ये देखा, इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में लोगों को जो शिक्षा प्राप्त कराने की जो व्यवस्था है, उसमें जो कास्ट फैक्टर है उसका रोल बड़ा ही क्रूशल है। जो कास्ट फैक्टर है वो इंडिया में एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जो कॉस्ट फैक्टर है, इसी बात के लिए गवर्नमेंट्स जो होती हैं हमेशा सोचती हैं कि हम एजुकेशन को, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा होगा कि एजुकेशन एक मेरिट गुड्स की वस्तु है, यानी कि इसमें एक चेन इफेक्ट होता है एजुकेशन में, जो कि जिसका एक व्यापक प्रभाव होता है, और इसके डायरेक्ट एडवांटेज से भी कहीं अधिक इनडायरेक्ट एडवांटेज जुड़े हुए हैं। एक एजुकेटेड जो कंट्री होता है उसकी स्थिति विकसित देश की तरफ बढ़ने की होती है, लेकिन भारत जैसे देश में हमने देखा कि स्टडी के आधार पे कि जो कॉस्ट फैक्टर है उसके कारण बहुत सारे निम्न और गरीब तबके के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को जो है शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ओके, इस आधार पे आप देखिए एक फंक्शनल रिलेशनशिप आप इसके आधार पे आप खुद ही कर सकते हैं। तो जो शिक्षा के लिए देखिए जो डिमांड होगा वो मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है? प्राइस ऑफ एजुकेशन से है, फैमिली इनकम से है, और सोशियो जो इकोनॉमिक फैक्टर है उससे जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार जो शिक्षा के लिए जो डिमांड है वह मुख्य रूप से प्राइस ऑफ एजुकेशन, फैमिली इनकम और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का एक फंक्शन कहा जा सकता है, जहां पर यह उसके प्रमुख एलिमेंट्स हैं। जो ऊपर हमने 3 एलिमेंट्स की जब भी बात की, वो इसके बीच में डिमांड ऑफ एजुकेशन के और इन तीनों के मध्य आप एक फंक्शनल रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, वी कैन एक्सपेक्ट अ नेगेटिव प्राइस इफेक्ट एंड अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, यानी जो नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है और पॉजिटिव इनकम इफेक्ट के आधार पर हम यह भविष्य के लिए यह संभावना तलाशते हैं या संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे जैसे फैमिली की इनकम रेज होगी वैसे वैसे लोग बच्चों की शिक्षा पर अधिक एक्सपेंडिचर करेंगे। ओके, देखिए हमने अभी जो चर्चा की है थोड़ी देर पहले, इसमें हमने जिन निर्धारकों की चर्चा की है वो इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और स्कूल के रेफरेंस में किया है। कुछ जो और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो रिसर्च हुए उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एजुकेशन में पैसा खर्च करता है, उसको अगर हम इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं तो उसको कह सकते हैं कि जो एजुकेशन में जो इन्वेस्ट करता है तो उससे वो भविष्य में प्राप्त होने वाले बेनिफिट को भी ध्यान में रखता है, और इससे उसे जो रिटर्न प्राप्त होता है
एजुकेशन के आधार पे उसको अगर कोई जॉब लगती है या वो किसी फील्ड में जाता है और आगे चल के उस एजुकेशन के बेस पे जो उसकी अर्निंग होती है उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के रूप में डिफाइन अगर हम करें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो यह कौन सा रेट होगा? वास्तव में जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम डिफाइन कर रहे हैं यह वह रेट ऑफ डिस्काउंट होगा जहां पर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट है वह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट के बराबर होगा। एक बार पुनः देखिए, रिवाइज कर रहा हूं कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें प्राप्त होगा वह रेट ऑफ डिस्काउंट का वह रेट होगा जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट के बराबर होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन की जो डिमांड होगी वह विलिंगनेस टू परचेज एजुकेशन और प्राइस ऑफ एजुकेशन, विलिंगनेस टू परचेज एजुकेशन और प्राइस ऑफ एजुकेशन के बीच एक फंक्शनल रिलेशनशिप होगा। यानी कि आप शिक्षा के लिए आप कितना जो है व्यय करने की इच्छा रखते हैं और जो उसकी कीमत होगा एजुकेशन का, इन दोनों के बीच एक फलनात्मक संबंध पाया जाएगा। देखिए, बेकर एक प्रमुख अर्थशास्त्री, इन्होंने 1976 में अपने स्टडी में इस बात को नोटिस किया कि फैमिली इनकम बच्चों की एजुकेशन की डिमांड को निर्धारित करने का प्रारंभ में एक मुख्य फैक्टर तो है ही, जो आय है परिवार की, वो उसका एक प्रमुख फैक्टर होगा कि बच्चे कितना शिक्षा उस फैमिली के प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक समाज की बात की जाए, देखिए ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो प्राइमरी लेवल पे फैमिली इनकम तो काउंट होता ही है, बट आगे चल के हम ये देखते हैं इसका बड़ा ही एक ब्रॉड फीचर है कि सोसाइटी के आधार पे तो डिमांड फॉर एजुकेशन वास्तव में सोशल स्टेटस, सोशल मोबिलिटी और सोशल प्रेस्टीज के आधार पे निर्धारित होता है। यानी कि फैमिली इनकम तो एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण फैक्टर है ही, लेकिन इसके साथ साथ देखिए सोसाइटी का कितना अहम रोल हो जाता है। इसीलिए बार बार अवेयरनेस की बात होती है एजुकेशन के लिए, क्योंकि यह एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ मसला है। तो देखिए कि सोशल स्टेटस, सोशल मोबिलिटी की बात हो और सोशल प्रेस्टीज की बात की गई स्टडी में, इनका एक बड़ा ही मेजर रोल होता है एजुकेशन के डिमांड में। ओके, सोशल फैक्टर्स में आप जानते हैं कि बहुत से वेरिएबल आएंगे, जैसे कि कम्युनिटी की बात हो गया, रिलीजन की बात हो गई, और सोशल वैल्यू यानी कि सामाजिक मूल्य। वास्तव में ये सब मिलकर के डिमांड फॉर एजुकेशन के लिए एक बड़ा क्रूशल रोल निभाते हैं। ठीक, तो आपने यहाँ पे देखा सोशल स्टेटस, सोशल मोबिलिटी, सोशल प्रेस्टीज की बात हुई या सोशल वैल्यू की बात हुई। ये सारे फैक्टर्स जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, इसका ही एक प्रमुख निर्धारित करने वाले तत्व हैं या निर्धारक हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड फॉर एजुकेशन के लिए।
इसके अलावा देखिए बहुत से महत्वपूर्ण स्कूल फैक्टर भी डिमांड फॉर एजुकेशन को निर्धारित करते हैं। जैसे घर से स्कूल की दूरी कितनी है। अगर आप देखते हैं कि अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अगर स्कूल की बहुत दूरी पे हो तो वहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गरीब माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को दूर तक भेजने में, बच्चों को किसी उसकी ट्रेवल कॉस्ट को अफोर्ड करने में असमर्थ होते हैं। तो ये स्कूल फैक्टर्स इन्हें कहा गया है कि ये भी डिमांड फॉर एजुकेशन के लिए बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इनकी भी भूमिका है। जैसे मान लीजिए घर से स्कूल की दूरी कितनी है, स्कूल की अवेलेबिलिटी मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में स्कूलों की उपलब्धता की क्या स्थिति है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात हो गई, स्कूल फीस हो गया, स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो गई। तो ये सब भी एक महत्वपूर्ण कारक हैं जो डिमांड फॉर एजुकेशन को डिटर्मिनेंट करते हैं। देखिए हमने अभी तक जो भी अपना स्टडी किया डिमांड फॉर एजुकेशन में, जिसमें हमने कॉस्ट को भी डिवाइड किया और हमने देखा कि डायरेक्ट कॉस्ट का तो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी को भी जेहन में रखते हैं लोग जब एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर डिमांड फॉर एजुकेशन की भी चर्चा की और वास्तव में यह जब प्रदर्शित भी करते हैं कि अकेले एजुकेशनल फैसिलिटी जो होती है डिमांड फॉर एजुकेशन को क्रिएट नहीं करेंगे, कि कितनी सुविधाएं हैं या जो सोशल फैक्टर्स हैं, ये जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ओवरऑल जो है वास्तव में केवल एजुकेशन, डिमांड फॉर एजुकेशन को केवल इनके आधार पर नहीं आंका जा सकता है। और इस संबंध में बहुत से रिसर्च हो रहे हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो डाइवर्जेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, बिखरा हुआ, जो विकेंद्रित एक हमारे वहाँ जो क्लास है जिसकी जो क्वांटिटी है वो एक लार्ज नंबर में है, जिसे हमने एक टर्म दिया डाइवर्जेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, उसको वास्तव में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो मुख्य निर्धारक हैं उसकी हमने चर्चा की आज के टॉपिक में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।